जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, अभी तक की जितनी भी शिफ्ट हो चुकी हैं उन सभी शिफ्ट्स पर आधारित कुछ क्वेश्चंस मैंने तैयार करवाए हैं आप सभी के लिए। मेरा मानना है कि अगर आप वर्दी लेना चाहते हैं, यानी कि आने वाले समय में, आगामी दिनों में, आगामी शिफ्ट में अगर आपकी परीक्षा है और आप चाहते हैं कि इस बार बहुत अच्छे तरीके से आपका सिलेक्शन हो जाए, तो इन सभी प्रश्नों के जवाब आपके मनोमस्तिष्क में स्टोर होना चाहिए। यहां पर साथियों पेपर में आने वाले सभी सब्जेक्ट को देखेंगे, सभी टॉपिक को कवर करेंगे, सभी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को, संभावित प्रश्नों को साथियों यहां पर हम लोग देखेंगे। तो आप सभी लोग यहां पर तैयार हो जाइए। हिंदी होगी, जीके जीएस यूपी जीके होगी, रीजनिंग होगी, यानी कि सब कुछ साथियों होगा। देखिए, पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, आपसे पूछा जा रहा है कि कम खर्च करने वाले को साथियों क्या कहा जाता है। तो कम खर्च करने वाले को क्या कहा जाता है? मितव्ययी कहा जाता है, जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर डी, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए, किए हुए उपकार यानी कि एहसान को जो नहीं मानता है उसको क्या कहा जाता है? उसको कृतज्ञ कहा जाता है। और जो किए हुए एहसान को, उपकार को मान लेता है उसको कृतज्ञ कहा जाता है, और जो नहीं मानता है उसको कृतज्ञ कहा जाता है। ये कृतज्ञ और कृतज्ञ दोनों चीजें आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर बात करते हैं, अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, मुझे बताइए कि अनुमोदन का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं होगा? बताइए। देखिए, अनुमोदन को समर्थन भी कह सकते हैं, हिमायत भी कह सकते हैं, पृष्ठपोषण भी कह सकते हैं, ठीक है, हिमायत भी कैसे, लेकिन हिदायत नहीं कह सकते हैं। क्या हिदायत ने, ये हिमायत लिखा, हिमायत कह सकते हैं लेकिन हिदायत नहीं कह सकते। अब नहीं कह सकते हैं तो ये आपका साथियों क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि विदुषी का पुल्लिंग क्या होगा? मुझे बताइए। तो विदुषी का पुल्लिंग क्या हो सकता है? विद्वान होगा। आंसर आपका जाएगा डी के साथ। बालक का स्त्रीवाची शब्द साथियों मुझे बताइए क्या होगा? देखिए, छात्र का छात्रा हो जाएगा और बालक का बालिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? बालिका हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि दिए हुए शब्द का वचन बताइए। कि जो हड्डी शब्द यहां पर लिखा हुआ है ये क्या एक वचन है या बहुवचन है, या हमेशा एक वचन या एक वचन बहुवचन दोनों है? तो अभी तो साथियों यहां पर एक वचन लिखा हुआ हड्डियां हो जाता तो ये बहुवचन हो जाता। उसके बाद देखिए, मैं शब्द की अगर बात करते हैं, इसका बहुवचन क्या है? देखिए, मैं शब्द आपका एक वचन है, इसका बहुवचन क्या हो जाएगा साथियों? हम हो जाएगा। जैसे कि अगर बात करें तुम क्या है, तुम एक वचन शब्द है, लेकिन इसका बहुवचन अगर बात करें तो क्या हो जाएगा साथियों? तुम लोग हो जाएगा। तो ये चीज भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए, पृष्ठभूमि क्या, पथ पृष्ठ की अगर बात करें, पथ भ्रष्ट, इसका समाप्त आपसे साथियों पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। देखिए, पथ से भ्रष्ट, ठीक है ना, यानी कि यहां पर अगर बात करते हैं अपादान तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? ठीक है ना, अपादान तत्पुरुष समास आपका राइट आंसर हो जाएगा और यही आपका सही जवाब। उसके बाद देखिए, अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, मुझे बताइए कि वागीश का संधि विच्छेद क्या हो सकता है? अगर वागीश शब्द की बात करते हैं ना साथियों, तो वाक धन ईश हो जाएगा। और वाक धन ईश कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। पवन शब्द का साथियों संधि विच्छेद क्या होता है? तो पो धन अन होता है। यानी कि देखिए, बहुत तेजी के साथ आपको ये सभी सवालों को देखना है क्योंकि समय आपके पास कम है और पढ़ाई आपको थोड़ी ज्यादा करना है। अब आपको बताने के कौन सा कथन असंगत है, मुझे बताइए। देवनागरी लिपि को लोकनागरी भी कहा जाता है, तो मैं कहूंगा बिल्कुल कहा जाता है। यह लिपि वर्णात्मक है, बिल्कुल साथियों, देवनागरी लिपि बिल्कुल वर्णात्मक है। देवनागरी में एक ही ध्वनि के लिए कई चिन्ह, ऐसा थोड़ी ना अगर का यहां पर निकल रहा है तो का ही बनेगा, ऐसा नहीं खा बन जाएगा। तो ये आपका असंगत है, ये आपका गलत है। देवनागरी में प्रत्येक वर्ण का उच्चारण होता है, बिल्कुल होता है, तो मैं कहूंगा 3 वाला आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए, कौन सी भाषा रोमन लिपि में नहीं लिखी जाती है, मुझे बताइए। तो चीनी भाषा की अगर बात करते हैं साथियों, रोमन लिपि में नहीं लिखी जाती है। रविवार है वह घर पर ही रहेगा। यहां पर अगर बात करें रेखांकित शब्द को पहचानिए। अगर बात करते हैं साथियों, ये क्या है? ये ही जो आया है ना, जैसे कि मैं ही ये काम कर सकता हूं, अब यहां पर भी ही लगा हुआ है, तो ये क्या होता है? ये सर्वनाम होता है, प्रत्यय होता है, निपात होता है या उपसर्ग होता है? मुझे बताइए साथियों कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा। साथियों देखिए, अगर आपकी परीक्षा साथियों कुछ घंटों के बाद है, ठीक है ना, या कुछ दिन के बाद है, तो मैं आपको परीक्षा से पहले 2 तरह की पीडीएफ दे रहा हूं साथियों। इन दोनों पीडीएफ को आप साथियों क्या करा लेंगे? इन दोनों पीडीएफ को साथियों आप लोग लगा लेंगे एग्जाम से जस्ट पहले जाने से पहले। एक तो साथियों यूपी पुलिस कांस्टेबल के
2018 से लेकर 2024 तक का साथियों पेपर आपको दे रहा हूं, हल सही सॉल्यूशन के साथ में आपको दे रहा हूं। उसके अलावा अगर साथियों बात करते हैं कि आपको 10 मॉडल, जैसे साथियों पेपर आपके ये आए हैं ना, ऐसे ही साथियों 10 मॉडल पेपर मेरा मानना है अगर आप लगा लेंगे तो इन दोनों पीडीएफ को साथियों सरसरी निगाहों से देखने के बाद आपका तकरीबन 65 से लेकर 70% पेपर इन्हीं दो पीडीएफ से फंस जाएगा। उसके अलावा इसके साथ ही आपको यूपी की करंट अफेयर दी जाएगी और साथियों ठीक है ना, क्योंकि ये भी आपसे जो है ना वो आ रही है। अब देखिए अगर बात करते हैं साथियों यहाँ पर ये दोनों चीजें आप लोग लगा लेंगे, कैसे आप पीडीएफ ले पाएंगे। इन दोनों पीडीएफ का मूल्य सिर्फ आपके लिए 45 रुपए रखा गया है। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है व्हाट्सएप पर पीडीएफ प्राप्त करने का, उस लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे, वहां पर आपको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा, उस क्यूआर कोड में 45 रुपए करने पर साथियों ये दोनों पीडीएफ आपको भेज दी जाएंगी, ठीक है ना। देखिए अगर बात करते हैं कि अगर किसी वाक्य में ही शब्द आ जाता है तो वो क्या शब्द होता है, वो एक तरीके से निपात शब्द कहलाया जाता है। तो जिनका आंसर यहां पर सी है, मैं कहूंगा बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए आपकी सब राह देख रहे हैं, रेखांकित शब्द में सर्वनाम कौन सा, यानी कि आप शब्द में सर्वनाम आपसे पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। चलिए आपकी सब राह देख रहे हैं, यहां पर अगर बात करते हैं साथियों निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा क्या, निजवाचक आंसर आपका डी के साथ जाएगा। इनमें से आपको बताने के निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। देखिए अगर बात करते हैं साथियों क्या अनुशासन की अगर बात करें तो ये एक संज्ञा है साथियों, आंसर आपका डी के साथ जाएगा। चलिए हवा चल रही है, इस वाक्य में क्रिया की अगर बात करते हैं साथियों कैसी क्रिया है मुझे बताइए। तो अगर हवा चल रही है, देखिए ये आपकी नित्यता बोधक क्रिया हो जाएगी। क्या नित्यता बोधक क्रिया हो जाएगी। बूंद बूंद करके तालाब भरता है, इस वाक्य में धातु अगर बात करें साथियों तो उभयविध धातु है। क्या उभयविध धातु है। अगला सवाल देखिए कि निम्नलिखित में से द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया शब्द का चयन कीजिए, बताइए। तो जगवाना की अगर बात करते हैं क्या हो जाएगी, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य भाववाच्य का उदाहरण नहीं है, यानी कि अगर बात करें हम लोगों से रोज नहाया जाता है तो ये आपका साथियों भाववाच्य लग रहा है, ठीक है। शुभम रामायण नहीं पढ़ सका, इसमें भाववाच्य नहीं है साथियों। मुझसे गाया नहीं जाता, समर से घर में बैठा नहीं जाता, इसमें सब में साथियों भाववाच्य है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी वाले में भाववाच्य नहीं है। नहीं है तो यही आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से समूहवाचक संज्ञा शब्द का साथियों चयन कीजिए। यानी कि अगर बात करते हैं कक्षा शब्द की तो यह कक्षा शब्द में आपका समूहवाचक संज्ञा है। उसके बाद देखिए कि क्रिया पदों की विशेषता बताने वाले पदों को क्या कहा जाता है। तो क्या देखिए जो क्रिया की विशेषता बताते हैं जाहिर सी बात है उनको क्या कहा जाएगा, उनको क्रिया विशेषण ही कहा जाएगा। अगला सवाल देखिए साथियों परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने की खबर सुनकर वो फूला ना समाना, ऐसा क्या हो सकता है। या फंदे में फंसना, ऐसा हो सकता है फूट फूट कर वो रोने लगा, या फटे हाल हो गया वो। मैं कहूंगा साथियों खाली जगह में कौन सा विकल्प आ जाएगा, परीक्षा में फेल होने पर अनुत्तीर्ण होने पर की खबर सुनकर वह फूट फूट कर रोने लगा, आंसर आपका सी के साथ जाएगा। दिए गए ठीक है ना, खाली जगह आपको भरना है। लिखा हुआ है आज कार से टक्कर हो गई लेकिन हम बाल बच गए, लेकिन हम स्वर्ग से धार गए, लेकिन हम काम तमाम कर दिया, लेकिन हम कतई नहीं बचे। तो मैं कह सकता हूं साथियों आज कार से टक्कर हो गई लेकिन हम बाल बच गए, ये आपका यहां पर खाली जगह में आना चाहिए। उसके बाद देखिए मैंने नौकरी में आवेदन किया, इस वाक्य में अशुद्धि क्या है मुझे बताइए। चलिए देखिए मैंने नौकरी में आवेदन नहीं होना चाहिए, मैंने नौकरी के लिए होना चाहिए। क्या मैंने नौकरी के लिए आवेदन किया, तो मैं कहूंगा साथियों यहां पर कारक संबंधी अशुद्धि होगी और यही आपका अगर जवाब है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस वाक्य में शब्दों का अनावश्यक एवं अनपेक्षित प्रयोग किया गया है। तो कहां पर किया गया है, वहां मेरे विरुद्ध कुछ नहीं कहेगा, न जाने कितने बेशुमार जीव पैदा होते हैं, सभा में सभी उपस्थित थे, छाया प्रतिदिन गाने का रियाज करती है। तो अनावश्यक एवं अनपेक्षित प्रयोग जो हुआ है शब्दों का वो साथियों न जाने कितने बेशुमार जीव पैदा होंगे, इसमें साथियों किया गया है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह चित्र बड़ा सुंदर है, इस वाक्य में साथियों अशुद्धि आपसे पूछी जा रही है। तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों यहां पर अशुद्धि आपको कुल मिला के बताना है, बताइए। चलिए देखिए यहां पर अगर बात करें साथियों ये चित्र बड़ा सुंदर है, थोड़ी ना होता है साथियों, ये चित्र बहुत सुंदर है। तो बहुत आना चाहिए, यहां पर क्या आना चाहिए साथियों, यहां पर बहुत आना चाहिए। तो मैं कहूंगा यहां पर विशेषण संबंधी अशुद्धि हो जाएगी। तो आपका राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। भीष्म साहनी के उपन्यास तमस को कौन सा पुरस्कार मिला था, बताइए। ऐसे भी सवाल पूछे जा रहे हैं तो आप लोग ध्यान रखेंगे, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था साथियों भीष्म साहनी के उपन्यास तमस को। और तमस किसकी रचना है, भीष्म साहनी के
पुस्तक रचना है। उसके बाद देखिए कौन सा पुरस्कार हिंदी साहित्य में नहीं दिया जाता, मुझे बताइए। तो अगर बात करते हैं साथियों कौन सा पुरस्कार नहीं दिया जाता, मुझे बताइए। देखिए व्यास सम्मान हिंदी साहित्य में दिया जाता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया जाता है। जब हम बात करते हैं शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की, तो साथियों ये तो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, ये हिंदी साहित्य के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। तो आपका राइट आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। संपादक अखबार से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार मोची किससे संबंधित है। तो अब आपके सामने साथियों कौन से क्वेश्चंस आ चुके हैं, यहां पर अगर बात करें साथियों रीजनिंग के क्वेश्चंस अब आपके सामने से गुजरेंगे। तो आपको देखना है कैसे क्या यहां पर साथियों होगा, ठीक है ना। देखिए संपादक अखबार से जैसे संबंधित है वैसे ही मोची साथियों जूतों से संबंधित होगा। आंसर आपका सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों आपकी स्क्रीन पर, मुझे बताइए कि उस देखिए जैसे कि यहां पर 19 का संबंध 85 से है, क्या 19 का संबंध 85 से है तो 21 का संबंध साथियों क्या होगा, मुझे बताइए। चलिए देखिए अगर बात करते हैं साथियों यहां पर अगर बात करें, ठीक है ना, 19 पंजे तो 19 पंजे की अगर बात करते हैं साथियों तो 95 यहां पर हो जाएंगे, ठीक है। 19 पंजे यानी कि 19 की गुणा अगर साथियों 5 से करेंगे तो कितने हो जाएंगे, एक तरीके से 95 हो जाएंगे। 95 में से क्या 10 घटा दें तो 85 आ जाएगा, मैं कहूंगा बिल्कुल। तो 21 पंजे भी जरा करो साथियों, 21 पंजे कितने हो जाएंगे, 5 एकम 5, 5 दूना 10। क्या अगर साथियों इसमें से भी अगर हम बात करें, इसमें से साथियों 10 घटाएं तो कितने बचेंगे, तो मैं कह सकता हूं 95 बचेंगे। तो क्या 95 यहां पर आएगा, बिल्कुल देख लीजिए 95 ऑप्शन में भी है, तो मैं कहूंगा यहां पर 95 ही आएगा। उसके बाद देखिए साथियों अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए और मुझे बताइए कि आपका यहां पर सही जवाब क्या होगा। देखिए आपको बताने के सबसे विषम कौन सा है। अब अगर बात करें साथियों लेटर पोजीशन आपको मालूम होना चाहिए। अब इसको थोड़ा सा पतला कर लेता हूं मैं यहां पर, ये देखिए के होता है साथियों 11 पर, ओ होता है 15 पर, और एस होता है 19 पर, और डब्ल्यू होता है 23 पर। उसी प्रकार अगर बात करते हैं ई होता है 5 पर, आई होता है 9 पर, और एम होता है 13 पर, क्यू होता है साथियों 17 पर, और एन जो होता है ना वो 14 पर होता है, आर 18 पर होता है, डब्ल्यू आपका 23 पर होता है, जेड 26 पर होता है, ठीक है। यहां पर अगर साथियों हम लोग बात करते हैं एफ आपका 6 पर होता है, जे 10 पर होता है, एन 14 पर होता है, और आर 18 पर होता है। अब यहां पर अगर बात करें साथियों 11 से ये 15 हुआ है यानी कि यहां पर 4 बड़ा है। ओ से देखिए 15 पर होता है ओ, ठीक है ना, 15 से साथियों 19 हुआ यानी कि यहां पर भी 4 बड़ा है, और यहां पर भी 4 बड़ा है। क्या यहां पर 4 बड़ा है, बिल्कुल यहां पर भी 4, यहां पर भी 4, यहां पर भी 4। यहां पर अगर बात करें यहां पर 4 बड़ा है, लेकिन यहां पर 4 नहीं बड़ा है साथियों, 5 बड़ा है, ठीक है ना। यहां पर 4 बड़ा है, यहां पर 4, यहां पर 4 बड़ा है। मैं कहूंगा जो लॉजिक यहां पर है वो लॉजिक एक तरीके से यहां पर है और वो यहां पर है, लेकिन यहां पर एक अलग लॉजिक लग रहा है। यहां पर 4 तो बड़ा है लेकिन यहां पर 5 बढ़ गया है साथियों, और यहां पर 3 बढ़ाया गया है। तो मैं कहूंगा आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों आपके स्क्रीन पर, मुझे बताइए जैसे कि यहां पर अगर साथियों बात करते हैं हम लोग GP32S से LU35X हो गया है, QZ38C से VE41H हो गया, तो उसके बाद आपको बताना है क्या आएगा। देखिए G की अगर बात करते हैं साथियों, G 7 पर होता है, P 16 पर होता है, L 12 पर होता है, U आपका साथियों 21 पर होता है, Q 17 पर होता है, Z 26 पर होता है, V 22 पर होता है, और E 5 पर होता है। अब देखिए ये 7 से साथियों 12 हुआ है यानी कि 5 बड़ा है, 12 से 17 हुआ यानी कि 5 बड़ा है, 17 से 22 हुआ है यानी कि 5 बड़ा है। तो 22 में साथियों जब हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो साथियों कितना आ जाएगा, 23, 24, 25, 26, ठीक है ना, यानी कि 26Z, और उसके बाद क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो मैं कहूंगा यहां पर जो आएगा वो ए आएगा। अब ए कौन से ऑप्शन में, एक तो यहां पर है और एक यहां पर है। उसके बाद अगर साथियों यहां पर हम लोग बात करते हैं, अब देखिए ये 16 है, ये 16 से साथियों 21 हुआ है यानी कि 5 बड़ा है, 26 हुआ है 5 बड़ा है, ये 5 हुआ है साथियों यानी कि 5 बड़ा है। 26 के बाद ए से स्टार्टिंग हो गई, तो यहां पर भी 5 बढ़ेगा यानी कि यहां पर साथियों 10 आ जाएगा, और 10 पर होता है जे। तो एजे कहां पर लिखा हो, मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर सी ही सिर्फ एक ऐसा ऑप्शन है जहां पर एजे लिखा हुआ है। तो एक निश्चित कूट भाषा की अगर बात करें, एक निश्चित कूट भाषा में BORD को क्या लिखा जाता है, यहां पर अगर बात करें ESUHHV लिखा जाता है। उसी प्रकार GLOBAL को JPRFDP लिखा जाता है। LATEST को क्या लिखा जाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। और ऐसा सवाल साथियों एक आपकी शिफ्ट में जरूर आ रहा है, हर एक शिफ्ट में आ रहा है। तो यहां पर साथियों जो वैसे ही क्वेश्चन लिए हैं जैसे आपके एग्जाम में परीक्षा में आपसे पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि अपनी शिफ्ट को बहुत आसानी से क्रैक करना,
80% प्रश्न बिल्कुल सही करके आना। तो इस क्लास को साथियों देखते जाइए, क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहां पर अगर बात करें बी है ये 2 पर होता है, यहां पर साथियों क्या है ई है ये 5 पर होता है, कितना बढ़ाया गया है 3। ये ओ है ये 15 पर होता है, ये साथियों एस है 19 पर होता है, यानी कि कितना बढ़ाया गया है 4, यानी कि पहले 3 बढ़ाया फिर 4 बढ़ाया। उसके बाद ये है आर 18 पर होता है, ये है यू 21 पर होता है, यानी कि अब कितना बढ़ाया गया फिर से साथियों 3 बढ़ा दिया गया। ये डी है 4 पर होता है साथियों, ये एच है यानी कि फिर 4 पर बढ़ा दिया गया। तो मैं कह सकता हूं 3 4 3 4 3 4 ऐसे करके बढ़ रहा है, और वही चीज यहां पर भी आप लोग देखोगे तो ऐसा ही बढ़ रही है। तो मैं कहूंगा अब यहां पर सबसे पहले कितना बढ़ेगा साथियों 3 बढ़ेगा, ये 12 पर होता है, 3 बढ़ाएंगे 15 हो जाएगा, यानी कि ओ हो जाएगा। इसमें 3 बढ़ाएंगे साथियों ये आपका कितना हो जाएगा, अच्छा 4 बढ़ेगा, यहाँ पर 3 और 4 बढ़ लिया है, ये साथियों 4 बढ़ाएंगे तो आपका ये साथियों ई हो जाएगा। टी 20 पर होता है, इसमें साथियों 3 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा डब्ल्यू हो जाएगा। ई में साथियों अगर 4 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 9, यानी कि आई हो जाएगा। एस की अगर बात करें साथियों 3 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा वी, और टी में 4 बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा साथियों एक तरीके से एक्स हो जाएगा। तो मैं कहूंगा ये ऑप्शन कहां पर है, ओ ई डब्ल्यू आई वी एक्स कहां पर है, ऑप्शन नंबर ए में है, और यही आपका राइट आंसर। बस आपको साथियों कॉन्सेप्ट देखते जाना है, क्या कॉन्सेप्ट देखते जाना है। यदि किसी वर्ष में 25 अक्टूबर को गुरुवार है तो उसी महीने में सोमवारों की संख्या कितनी पड़ेगी, ये आप लोगों से साथियों यहां पर क्या किया जा रहा है साथियों पूछा जा रहा है, बताइए। चलिए देखिए एक चीज साथियों मैं आपको बतला देता हूं, मैं आपको साथियों क्या बतला देता हूं, मैं आपको बता देता हूं। मान लीजिए एक तारीख को अगर साथियों क्या है रविवार है, ये कॉन्सेप्ट है, अगर ये कॉन्सेप्ट आप जान गए ना तो सवाल बहुत आसानी से कर देंगे। अगर एक रविवार को 1 तारीख को अगर रविवार है तो अगला रविवार किस डेट को पड़ेगा साथियों, अगला रविवार 8 तारीख को पड़ेगा। मैंने इसमें कितने जोड़े, मैंने इसमें 7 जोड़े, ठीक है। उसके बाद साथियों इसमें अगर आप 7 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, यानी कि अगला रविवार फिर साथियों 15 तारीख को पड़ेगा। इसमें साथियों अगर आप 7 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा, यानी कि 22 तारीख को भी क्या पड़ेगा रविवार ही पड़ेगा, ठीक है ना, रविवार पड़ेगा। तो अब अगर साथियों यहां पर बात करते हैं, अगर मान लीजिए 25 तारीख को क्या 25 तारीख को गुरुवार पड़ रहा है तो मैं कहूंगा साथियों क्या 24 को क्या पड़ेगा, मैं कहूंगा 23 को क्या पड़ेगा, मैं कहूंगा साथियों 22 को क्या पड़ेगा। गुरुवार हो गया, ये यहां पर साथियों आपका बुधवार हो जाएगा, ये मंगलवार हो जाएगा, ये सोमवार हो जाएगा, ठीक है ना, ये सोमवार हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं साथियों 1 तारीख को भी सोमवार पड़ा होगा, यही तो पूछा जा रहा है सोमवारों की संख्या कितनी है। 1 तारीख को सोमवार, फिर अगला सोमवार 8 तारीख को, उसके अगला सोमवार साथियों 15 तारीख को, फिर साथियों 22 तारीख को, और फिर अगला सोमवार पता कब पड़ेगा, जोड़िए 7 प्लस करिए 22 23 24 25 26 27 28 29, यानी कि 29 तारीख को साथियों क्या पड़ेगा, फिर एक तरीके से सोमवार पड़ेगा। तो कितने सोमवार पड़ गए 1 2 3 4 5, एक तरीके से 5 सोमवार पड़ गए। तो मैं कहूंगा 25 अक्टूबर को गुरुवार है तो उस महीने में सोमवारों की संख्या 5 होगी। अगला सवाल देखिए साथियों आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और मुझे बताइए कि आपका राइट आंसर यहां पर किस ऑप्शन के साथ जाएगा। फटाफट साथियों बताइए। देखिए निम्न में से उस शब्द युग्म की पहचान करें जो अन्य 3 से साथियों किसी रूप से भिन्न भिन्न है। उलझना यानी कि भ्रमित करना, बिल्कुल ठीक है। उचित न्याय संगत, ठीक है। समृद्ध धनवान, ठीक है। तो मैं कहूंगा ये कहीं ना कहीं एक दूसरे के पर्यायवाची हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। लेकिन पुराना और नया ये तो बिल्कुल विलोम हो जाएंगे, तो ये सबसे अलग हो जाएगा और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से व्यवस्था का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। नीचे दी गई सभी संख्याएं 2 अंकों की संख्याएं हैं, ठीक है भाई साहब। यहाँ पर एक बात बता दी कि सभी संख्याएं जो है ना वो 2 अंकों की संख्या है। इसको मैं थोड़ा सा साथियों जूम कर देता हूं, ठीक है ना। इसको क्या कर देता हूं आपके लिए, थोड़ा सा जूम कर दिया मैंने। अब साथियों यहां पर आपको देखना और मुझे बताना आंसर क्या होगा। इस व्यवस्था में दाएं छोर से 14वें पद के दाईं ओर 7वां पद कौन सा होगा। दाईं ओर छोर से यानी कि यहां से दाईं ओर से 14वां पद क्या होगा, पहले ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 तो 93 हो गया। अब कहने के 14 पद के दाईं ओर 7वां क्या होगा, अब ये आपको बताना 1 2 3 4 5 5 6 7, ठीक है ना। तो क्या आ गया साथियों 94 आ गया। तो मैं कहूंगा 94 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, इसको भी साथियों मैं क्या कर देता हूं जूम, इसको भी साथियों मैं आपके लिए कर देता हूं। चलिए
यहां पर साथियों अगर बात करें कि एक पुलिस अधिकारी को निम्नलिखित में से किस स्थिति में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, तो किस स्थिति में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए? रेलवे स्टेशन पर चाय की दुकान पर एक शख्स अपने छोटे बच्चे को डंडे से पीट रहा है, तो क्या आप उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे हस्तक्षेप। व्यस्त बाजार गली में बदमाशों द्वारा एक महिला का पीछा किया जा रहा है, कि आप उसमें दखल अंदाजी नहीं देंगे? बिल्कुल देंगे। एक बच्चा अपनी मां को एक दुकान से खिलौने खरीदने के लिए मजबूर कर रहा है, तो क्या वहां पर दखल अंदाजी देंगे? ठीक है ना, वहां पर आपको दखल अंदाजी नहीं देना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि वो मां बच्चे का मैटर है। अगर मां को सही लगेगा तो वो दिलाएगी, नहीं सही लगेगा नहीं दिलाएगी। उसके बाद देखिए, किराना दुकान पर एक युवक द्वारा दृष्टि बाधित बुजुर्ग महिला को ठगा जा रहा है, तो वहां पर भी आप दखल अंदाजी देंगे, हस्तक्षेप करेंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों, आपकी स्क्रीन पर देखिए और मुझे बताइए आपका सही जवाब क्या हो सकता है। जैसे यहां पर 18 से 38 हुआ है, 38 से 75 हुआ है, 75 से 152 हुआ, 152 से 303 हुआ है, तो अब आपको बताने कि आगे कौन सा नंबर आएगा, 610, 608, 604 या 605, मुझे बताइए। देखिए 18 दूना 36 होता है, तो अगर हम 18 की गुणा 2 से करें और उसमें 2 जोड़ दें तो मेरे हिसाब से साथियों 38 आ जाएगा। उसी प्रकार अगर बात करें 38 की गुणा साथियों अगर हम 2 से करें, ठीक है ना, 2 से करें तो कितना हो जाएगा साथियों 76। एक अगर माइनस कर दें तो 75 यहां पर आ जाएगा। अगर 75 की गुणा साथियों हम 2 से करें, ठीक है ना, अगर हम 2 से करें और उसमें अगर 2 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, 152 आ जाएगा। बिल्कुल। अगर हम साथियों 152 की गुणा किसकी करें, 2 से करें और उसमें 1 जोड़ दें तो ये 303 आ जाएगा। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, गुणा तो 2 से करेंगे लेकिन इसमें 2 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि क्रम चल रहा है भाई साहब। तो अब साथियों अगर 2 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 606 हो जाएगा। 2 जोड़ देंगे तो 608 हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं 608 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी वाली में। और जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर बी के साथ, तो मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर है। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपके स्क्रीन पर, मुझे बताइए। कहा जा रहा है साथियों शल्य चिकित्सा, उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जिसमें 2 शब्द उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित शब्द युग्म की 2 संख्या है। जैसे कि अगर बात करें साथियों, सर्जन का संबंध स्कालपेल से है, किससे है साथियों, ठीक है ना। जैसे कि जो चिकित्सक जो होता है ना, सर्जन जो होता है, वो इस स्कैलपेल और एक औजार होता है साथियों डॉक्टर्स का, तो वो उसका इस्तेमाल करता है। उसी प्रकार क्या रंग चित्रकार का संबंध होगा, नहीं, ठीक है ना। क्रिकेटर हॉकी का नहीं, लेखक पुस्तक का नहीं साथियों, लेखक कलम का इस्तेमाल करेगा। लेखक के लिए भी तो कलम एक औजार ही है, जैसे कि सर्जन के लिए स्कालपेल एक औजार है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों, इसको भी मैं क्या कर देता हूं आपके लिए यहां पर साथियों एक तरीके से जूम कर देता हूं, क्योंकि आपको चीज तो समझ में आ गई है कि आखिर पूछा आपसे क्या जाएगा यहां पर, ठीक है। चलिए अब यहां पर अगर साथियों हम लोग बात करते हैं, क्या क्या आपके सामने लिखा हुआ है, NUA है, उसके बाद साथियों क्या आपके सामने लिखा हुआ है, PTD है, RSG है, TRJ। उसके बाद आपको बताने के 3 लेटर यहां पर कौन से आएंगे मुझे बताइए। देखिए ये N से आपका P हुआ है, इसको थोड़ा सा अगर मैं करूं ना साथियों लिख दूं, ठीक है, ये 16 पर, ये 21 पर, ये 1 पर, ये आपका 16 पर, ठीक है, सॉरी ये 14 पर होता है ना, ये 14 हो गया, ये 16 हो गया, ये 20 हो गया, ये आपका 4 हो गया, ठीक है, ये आपका 18 हो गया, ये 19 हो गया, ये आपका 7 हो गया, ठीक है, ये आपका 20 हो गया, 18 हो गया साथियों, 10 हो गया। अब अगर बात करें साथियों, देखिए 14 में 2 बढ़ाया गया 16 हो गया, 16 से 18 2 बढ़ाया गया, 2 बढ़ाए तो 2 बढ़ाएंगे 22 आ जाएगा, 22 पर होता है V। और V किस ऑप्शन में, एक तो यहां पर एक यहां पर है। अब देखिए 1 घटाया गया, 1 घटाया गया, 1 घटाया गया, तो 1 घटाएंगे 17, 17 पर आ जाएगा। क्यों, यानी कि आंसर आपका जो जाएगा वो VQM के साथ जाएगा। जिनका भी आंसर यहां पर A है, मैं कहूंगा आपका आंसर साथियों बिल्कुल करेक्ट है। 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 के मध्य एक निश्चित प्रकार की समानता है और एक भिन्न है, तो उस असंगत वाले को आपको साथियों बताना है। भक्ति, प्रवृत्ति, तिरस्कार, आराधना। मैं कहूंगा भक्ति, प्रवृत्ति, आराधना कहीं ना कहीं एक जोड़ी के शब्द हैं, लेकिन ये तिरस्कार थोड़ा सा नेगेटिव लग रहा है, इसलिए यही आपका अलग है और यही आपका क्या होगा, यही आपका साथियों बिल्कुल सही जवाब हो जाता। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार सीधी रेखा में होती है मुझे बताइए। चलिए क्या कहा जा रहा है, एक दिन की यहां पर साथियों बात की जा रही है, ध्यान रखिएगा साथियों एक दिन की। अगर घड़ी की सुइयों की बात करते हैं तो 24 घंटे में एक दूसरे से जो संपाति होती हैं वो कितनी बार होती हैं साथियों, वो 22 बार होती हैं।
24 घंटे में घड़ी की सुइयां विपरीत दिशाओं में कितनी बार होती हैं साथियों? 22 बार होती हैं, ठीक है ना। और घड़ी की सुइयां 24 घंटे में सीधी रेखा में कितनी बार होती हैं साथियों? 22 + 22 साथियों 44 बार होती है। तो 44 बार साथियों क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, यानी कि एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार सीधी रेखा में होगी? तो साथियों 44 बार होंगी। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, मुझे बताइए कि तस्वीर में एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए श्रीमती रजनी जी कहती हैं, रजनी जी आप खुद को मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, कहने कि वो मेरे पति के ससुर, वो मेरे, ठीक है ना, पति के ससुर कौन होंगे? रजनी के ही तो पिता होंगे। अरे भाई रजनी के पति के ससुर कौन होंगे? इनके ही तो पिताजी होंगे, इनके ही तो पिताजी होंगे। तो कहने के ससुर योगी के भाई, यानी कि इनके एक तरीके से ये भाई हो जाएंगे। अच्छा इनका नाम योगी, इनके भाई का पुत्र है। अब इनके भाई का पुत्र है तो ये क्या हो जाएगा? एक तरीके से चाचा का बेटा हो जाएगा, ठीक है। तो तस्वीर में व्यक्ति श्रीमती रजनी से किस प्रकार संबंधित है? तो मैं कह सकता हूं साथियों पिता के भाई का पुत्र है। ऐसा कहां पर लिखा हुआ है? ऐसा आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को देखिए साथियों और बताइए कि इस क्वेश्चन का आपका साथियों जवाब क्या हो सकता है। देखिए डायरेक्शन वाला सवाल है, बिंदु ए बिंदु बी के 26 मीटर दक्षिण में, यानी कि ए जो है ना साथियों बी, हम साथियों यहां पर बना लेते हैं क्या, मान लीजिए साथियों हमने यहां पर बी बना लिया। अब कहने के बी के दक्षिण में है और 26 मीटर दक्षिण में है साथियों, कौन है? ए है, यहां पर ये कहा गया है। इतनी बात कंप्लीट हो गई। उसके बाद कहा गया है कि बिंदु सी बिंदु बी के पूर्व में है, यानी कि बिंदु बी के 13 मीटर दूर जो है ना साथियों पूर्व में कौन है? सी है, तो यहां पर साथियों सी हो गया। उसके बाद कहने के बिंदु सी जो है ना ये बिंदु डी के 39 मीटर उत्तर में है, यानी कि अगर बात करते हैं साथियों, मान लीजिए साथियों क्या डी फिर यहां पर आएगी, डी कहां पर आएगी साथियों? डी यहां पर आएगी, ठीक है ना। बिंदु सी बिंदु डी के 39 मीटर उत्तर में है, तो बिंदु डी के उत्तर में हो गई साथियों ये सी। उसके बाद क्या कहा गया है? और ये 39 मीटर है, कितने मीटर है? 39 मीटर है। उसके बाद कहा गया है साथियों आपसे कि बिंदु डी जो है ना ये बिंदु ई के पश्चिम में है 14 मीटर, यानी कि साथियों ई यहां पर आएगा, ई यहां पर आएगा तभी तो ये यहां पर हो जाएगा, और ये 14 मीटर की है, समझते जाइएगा। कहने के उसके बाद साथियों यहां पर आपसे कहा जा रहा है कि बिंदु जो एफ है ना ये ई के उत्तर में है, ठीक है, यानी कि ये साथियों यहां पर होगी। चलिए तो ये आपका साथियों यहां पर हो जाता है, एफ आपका जो होता है वो यहां पर हो जाता है। और कितने मीटर है ये बताया गया है साथियों, कितने मीटर है? एक सेकंड किधर गया भाई? हाँ ये आपका जो है ना यहां तक आपकी समझ में आ गया, जो मैंने आपको बताया साथियों क्लियर हो गया। क्या कहा गया है कि बिंदु एफ जो है ना ये ई के उत्तर में है साथियों, बिल्कुल। उसके बाद कहने के बिंदु जी जो है ना ये एफ के, अब एफ कहां पर है साथियों? एफ यहां पर है, और कहने के एफ के पश्चिम में है, एफ के पश्चिम में साथियों, एफ के पश्चिम में कौन हो जाएगा? ये बिंदु जी हो जाएगा, ठीक है। यहां पर साथियों सिर्फ दिशाएं हमें बताना है, तो हम ये जितने मीटर चला है ये लिखे ना लिखे कोई बात नहीं है। अब उसके बाद कहा गया बिंदु एच जो है ना बिंदु जी के उत्तर में, यानी कि बिंदु जी के उत्तर में कौन हो जाएगा? एच हो जाएगा। तो कहने के साथियों कि बिंदु सी के पश्चिम में भी है। अच्छा क्या कहा जा रहा है? एक सेकंड, बिंदु एच जो है ना ये बिंदु जी के उत्तर में है और सी के पश्चिम, बिल्कुल साथियों ये सी के अच्छा तो एच यहां पर जो आएगा ना साथियों मैं आपको बता देता हूं, एच लगभग आपका एच जो है ना एच यहां पर आएगा, तभी तो साथियों ये सी के पश्चिम में होगा, बिल्कुल। उसके बाद कहने बिंदु एफ के संदर्भ में बिंदु एच किस दिशा में है? एच किस दिशा में? एच कहां पर है भाई साहब? एच तो मिल ही, अच्छा एच ये है और क्या कहना है? बिंदु एफ के संदर्भ में एच किस दिशा में? एफ यहां पर है, तो मैं कहूंगा साथियों ये दिशा कौन सी कहलाएगी? ये दिशा आपकी साथियों उत्तर या आपकी पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम ही तो कहलाएगी, तो उत्तर पश्चिम आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए और मुझे बताइए कि आपका सही जवाब यहां पर साथियों क्या हो सकता है। देखिए कह रहे कि सुहास सपना का इकलौता भाई है, तो मान लीजिए साथियों ये कौन हो जाएंगी? ये सपना हो जाएंगी। सपना का एक तरीके से अगर पर हम बात करते हैं, सपना का इकलौता भाई कौन हो जाएगा साथियों? सुहास हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। सुहास जो है ना ये सपना का इकलौता भाई है जो शेखर के पुत्र की मां है, ठीक है ना। यानी कि अगर बात करते हैं साथियों शेखर के पुत्र की मां, शेखर के पुत्र की मां साथियों कौन हो जाएंगी? इतनी बात आपको समझ में आ गई। क्या लिखा हुआ है एक बार फिर से पढ़ लीजिए कि सुहास सपना का इकलौता भाई है, यानी कि सुहास जो है ना ये सपना का इकलौता भाई है। अब जो का इस्तेमाल जो होगा वो दूसरे वाले के लिए होता है, यानी कि सपना के लिए हो रहा है, यानी कि सपना जो है ना ये शेखर के
पुत्र की माँ है। अब देखिए सपना जो है ना शेखर के पुत्र की माँ है, तो मैं कह सकता हूँ शेखर इनके कौन होंगे, हस्बैंड होंगे, ठीक है ना। अरे भाई शेखर का पुत्र ये हो गया, शेखर का पुत्र ये हो गया, इनकी माँ सपना हो गई, ठीक है ना। तो ये हस्बैंड वाइफ है, ये उनका बेटा है, और सपना का भाई सुहास जो कि इकलौता भाई है। उसके बाद कहा जा रहा है यदि शिल्पा जो है ना, शिल्पा ये शेखर की सास की बहू है, शेखर की सास कौन होंगी, इनकी माँ होंगी, जो इनकी माँ होंगी वो साथियों सुहास की भी माँ होंगी, यानी कि शेखर की सास बोले तो सुहास की माँ, ठीक है ना। सुहास की माँ की बहू कौन है, शिल्पा है, तो मैं कहूंगा साथियों शिल्पा सुहास की पत्नी होंगी, शिल्पा सुहास की पत्नी होंगी। उसके बाद कहा जा रहा है कि सुहास का शिल्पा के पुत्र से क्या संबंध है, शिल्पा का पुत्र ये है, मान लीजिए शिल्पा का पुत्र सुहास को क्या कहेगा, भाई पिताजी ही तो कहेगा, तो पिताजी कहेगा, पिताजी कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, तो यही आपका क्या होगा साथियों, यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, अब यहां पर अगर बात करें इस सवाल को देखें साथियों, इस सवाल का यहां पर सोल्यूशन आपके सामने क्या बन सकता है, देखिए यहां पर लिखा हुआ NUMBR यानी कि नंबर को हमने क्या लिखा है, 95 लिखा है। उसी प्रकार CURRENT करंट को हमने क्या लिखा है, 97 लिखा है। तो MEASURE को साथियों क्या लिखा जा सकता है, आपसे पूछा जा रहा है क्या 121 लिखा जा सकता है, 114, 118 या 107 लिखा जा सकता है। तो इस सवाल में साथियों आपको क्या देखना है, देखिए मुझे मेरा मानना क्या है, जैसे कि जब हम बात करते हैं कि N14 पर होता है, उसी प्रकार U21 पर होता है, तो इनको जोड़ा गया होगा, जैसे कि N14 पर होता है और U21 पर होता है, और M13 पर होता है, B2 पर होता है, E5 पर होता है, R18 पर होता है, इनको जोड़िए क्या 95 आ रहा है या 95 के कुछ आसपास नंबर आ रहा है, देख लीजिए जरा इसके यहाँ पर देखिए 14 और 1 15 हो जाएगा, 15 और 20 कितने हो जाएंगे साथियों, 25 35 हो जाएंगे, 35 और 3 कितने हो जाएंगे, 38, 38 और 10 कितने हो जाएंगे, 48 हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे, 50 और ये 55 हो जाएंगे, ठीक है ना। 55 और 10 कितने हो जाएंगे, 65 हो जाएंगे, 65 और 8 कितने हो जाएंगे साथियों, 73 हो जाएंगे। तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों कितना आपके सामने आ रहा है, तो मैं कहूंगा साथियों यहां पर तो 73 आ रहा है, ठीक है ना। क्या कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई, एक सेकेंड, ठीक है ना। इतनी बात साथियों आपको समझ में आ गई है, तो यहाँ पर तो साथियों कुछ नहीं आपको लग रहा है। इसमें जो लॉजिक लगेगा साथियों, वो लॉजिक में यहाँ पर अगर बात करें लॉजिक क्या लगेगा, वो मैं आपको लॉजिक बता देता हूँ। देखिए ये होता है साथियों, यहाँ पर अगर बात करें ना, यहाँ पर साथियों अपोजिट लेटर लिखे गए और उसको जोड़ा गया और उसमें कुछ कैलकुलेट करके यहाँ पर 95 बनाया गया है। यानी कि मैं आपको इस चीज से आगाह कर रहा हूँ कि ऐसा कॉन्सेप्ट भी आपके एग्जाम में आ सकता है, तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको अपने मनोमस्तिष्क में स्टोर रखना है। जैसे कि एन है, एन का विपरीत क्या होता है मैं आपको बता दूं, जैसे ए का विपरीत जो होता है वो जेड होता है, बी का विपरीत क्या होता है वाई होता है, सी का विपरीत क्या होता है एक्स होता है, डी का विपरीत क्या होता है डब्ल्यू होता है। तो उसी प्रकार एन का विपरीत एम होता है और एम होता है साथियों 13 पर, ठीक है। यू की अगर बात करते हैं साथियों, यू का विपरीत एफ होता है और एफ होता है 6 पर, और एम का विपरीत क्या हो जाएगा एन हो जाएगा, एन होता है साथियों 14 पर। बी का वाई हो जाएगा, वाई कितने पर होता है 25 पर होता है, और V का विपरीत V होता है, V होता है साथियों 22 पर। R का विपरीत क्या होता है साथियों, अगर बात करें I हो जाएगा और I होता है साथियों 9 पर। तो इनको जरा आप जोड़िए क्या आता है, देखिए 13 और 6 19 हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। और यहाँ पर अगर बात करते हैं साथियों, ऐसा करो जोड़ लो इसको 19 और ये आपका हो गया 14, ये आपका हो गया 25, ये 22 हो गया, ठीक है 22 हो गया, और ये आपका 9 हो गया। अब देखिए 9 2 11, 11 5 16, 16 ये 20 और 29, 29 का 9 आ गया, 2 लग गए यहाँ पर 4 5 6 7 8 यानी कि 89 आ गया। अब ये लेटर काउंट कीजिए कितने 1 2 3 4 5 6, तो इसमें साथियों 6 प्लस कर दीजिए। मेरा मानना है कि 95 आ चुका है और 95 ही यहाँ पर दिया गया है। सेम यही लॉजिक यहाँ पर लगेगा और सेम यही लॉजिक साथियों कहाँ पर लगेगा, जो सवाल आपसे यहाँ पर साथियों कुल मिला के पूछा जा रहा है। तो सवाल आपके सामने है, बेजर के बारे में साथियों आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। देखिए और मुझे बताइए कि अब आपका सही जवाब क्या होगा। अगर बात करते हैं साथियों एम का विपरीत क्या होता है, यहाँ पर अगर बात करें, ठीक है ना, एम की अगर साथियों यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं, एम का विपरीत साथियों एन हो जाएगा, ई के विपरीत क्या हो जाएगा आई हो जाएगा, ए का विपरीत जेड हो जाएगा, और एस का विपरीत एच हो जाएगा, यू का विपरीत क्या हो जाएगा एफ हो जाएगा, आर का विपरीत क्या हो जाएगा, देखिए जरा एस एच का विपरीत आई आर का विपरीत, यानी कि आर की जगह पर क्या आ जाएगा साथियों, आप एक सेकंड यहाँ पर जो यहाँ पर क्या आएगा साथियों वी आएगा, क्योंकि अगर बात करते हैं ई का विपरीत वी होता है, ये जेड हो गया, ये एच हो गया, ये एफ हो गया, आर का विपरीत क्या हो जाएगा आई हो जाएगा, तो आई आ गया,
ठीक है, और ई का विपरीत वी हो जाएगा। तो अब यहाँ पर एन जो होता है वो 22 पर होता है प्लस, सॉरी एन जो होता है आपका साथियों 14 पर होता है प्लस, जेड आपका किस पर होता है 26 पर होता है, एच 8 पर होता है, एफ 6 पर होता है, आई 9 पर होता है और वी आपका 22 पर होता है। इसको जोड़िए जरा साथियों कितना आता है। तो अगर बात करते हैं यहाँ पर 22 और 4 कितना हो जाएगा 23, 24, 25, 26 और 10 36 हो जाएगा, 36 और 36, 36 और 26 और इसको जोड़ लो जरा 8 6 कितना हो जाएगा ये 15 और 23 आपका हो जाएगा 23 आ गया और ये आपका 22 आ गया। यहाँ पर अगर बात करें 12 15 17 आ गया यहाँ पर अगर बात करें 6 7 8 9 10 यानी कि 107 साथियों आ चुका है। अब 107 में कितने प्लस करेंगे साथियों, मैं कहूंगा कितने लेटर हैं देखिए जरा 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 6 लेटर थे तो 6 प्लस किया था, इसमें 7 है तो 7 प्लस करेंगे 107 और 7 कितने हो जाएंगे साथियों 114 हो जाएंगे। तो 114 यहाँ पर आपका जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा और जिनका आंसर यहाँ पर बी है मैं कहूँगा बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों आपकी स्क्रीन पर, इस सवाल को देखिए और मुझे बताइए कि यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा। अगर इस कॉन्सेप्ट की बात करें ना तो ये बहुत शानदार साथियों कॉन्सेप्ट है और आपके एग्जाम में यहाँ से सवाल साथियों बनेगा। यहाँ पर कहा गया है कि वेदर इज कूल को लिखा जाता है कि नू वू डू, टेम्परेचर कूल नाउ को लिखा जाता है हु डू रू, टेम्परेचर इज हाई को लिखा जाता है टू वू रू। तो कहने के हाई के लिए साथियों क्या कोड आएगा। अब आप हाई देखिए कहां पर लिखा हुआ है, हाई यहां पर लिखा नहीं, यानी कि हाई का कोड ना ये होगा ना ये होगा ना ये होगा। हाई के यहाँ पर लिखा है नहीं तो इसका मतलब हाई का कोड ना ये होगा ना ये होगा ना ये होगा। हाई लिखा है साथियों यहाँ पर, यानी कि हाई का कोड TU भी हो सकता है, V भी हो सकता है, VU भी हो सकता है, RU भी हो सकता है। तो आप एक काम करो साथियों, एक तो टेम्परेचर का कोड निकाल लो, एक इज का कोड निकाल लो और फिर आपके सामने जो बचेगा वो हाई का ही कोड होगा। तो टेम्परेचर 2 बार कहाँ लिखा हुआ है साथियों, एक तो यहाँ पर लिखा है एक यहाँ पर लिखा हुआ है। तो देखिए दोनों चीजें क्या सेम है। यहाँ पर देखिए RU यहाँ पर भी, RU यहाँ पर भी है, यानी कि RU आपका टेम्परेचर का कोड हो जाएगा। उसके बाद एक इज यहां पर है एक इज यहां पर है, यानी कि इसमें क्या सेम है। अगर बात करें VU सेम है तो VU जो होगा साथियों क्या हो जाएगी आपका इज का कोड हो जाएगा, यानी कि टेम्परेचर इज हाई में जो टेम्परेचर का कोड होगा वो RU होगा, यानी कि आंसर नहीं हो सकता। इसका कोड VU होगा, यानी कि आंसर नहीं हो सकता। हाई का जो कोड होगा वो TU होगा। तो साथियों कुल मिला के TU कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो ये क्या होगा, यही आपका साथियों बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाता है। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो आपने साथियों क्या क्या देखा यहाँ पर, आप लोगों ने सबसे पहले हिंदी देखी, रीजनिंग देखी और अब आप लोग यहाँ पर सामान्य ज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे और बहुत तेजी के साथ देखेंगे। हमारे घरों में उपयोग की जाने वाली शर्करा को नाम दिया जाता है, क्या नाम दिया जाता है, सुक्रोज नाम दिया जा सकता है, ठीक है ना। देखिए ये सवाल डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, क्या डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो सभी सवालों को आपको अपने मनोमस्तिष्क में स्टोर कर लेना है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश का दूसरा सर्वाधिक न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो साथियों मिजोरम है। आंसर आपका जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद अगर बात करते हैं कि एक देश में एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है साथियों, सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। इस अगर क्वेश्चंस की बात करें, इन सभी क्वेश्चंस को साथियों क्लास में ही आप लोग तैयार कर लीजिए क्योंकि समय आपके पास कम है और पढ़ना आपको पास थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं कि मानव में श्रव्य आवृत्ति की परास कितनी होती है, तो कितनी होती है 20 हर्ट्ज से लेकर 20 के हर्ट्ज तक होती है। तो इसलिए आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। उसके बाद देखिए एक पुस्तक है द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, इस पुस्तक के लेखक आपसे पूछे जा रहे हैं कौन है, तो रामचंद्र गुहा की अगर बात करते हैं इस पुस्तक के लेखक है, यानी कि द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट के लेखक कौन है, रामचंद्र गुहा है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय फूल साथियों कौन सा है, तो जब कमल की हम बात करते हैं तो कमल क्या है साथियों, ये आपका भारत का राष्ट्रीय फूल है। उसके बाद अगर बात करें कि निम्नलिखित में से किस राज्य में दिबांग वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है, मुझे बताइए। तो अगर बात करते हैं यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश की, तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों दिबांग वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में ही है। उसके बाद देखिए 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था, तो किस जेल में साथियों कैद करके रखा गया था, अगर बात करें बांकीपुर जेल में कैद करके रखा गया था। आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। उसके बाद देखिए भारत में न्यूनतम वेतन अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया, मुझे बताइए।
तो कब किया गया साथियों? 1948 में आप लोग ध्यान रखेंगे भारत में न्यूनतम वेतन अधिनियम लागू किया। केंद्र सरकार निम्नलिखित में से किस उत्पाद के लिए उचित और लाभकारी मूल्य जारी करती है, मुझे बताइए। तो अगर बात करें साथियों गन्ना के लिए करती है, गन्ने के लिए करती है, आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा जापान की मुद्रा का नाम है, यानी कि जापान की मुद्रा आपसे पूछी जा रही, तो जापान की मुद्रा क्या है भाई? येन है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन कृषि की एक प्रणाली का वर्णन करता है जहां एक बड़े क्षेत्र में एक ही फसल उगाई जाती है? तो वृक्षारोपण कृषि साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि 1724 में हैदराबाद के स्वायत्त शासी राज्य की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी साथियों? आसफ जहां ने की थी। किसने की थी? आसफ जहां ने की थी। उसके बाद देखिए कि सुल्तान महमूद अफगानिस्तान के निम्नलिखित में से किस शहर से भारत आया था? तो किस शहर से भारत आया था? गजनी से भारत आया था। राइट आंसर आपका ए के साथ जाएगा। भाखड़ा नागल बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी से संबंधित है? तो मैं कहूंगा सतलुज नदी से संबंधित है। किस नदी से संबंधित है साथियों? सतलुज नदी से संबंधित है। साथियों अगर आप अपने एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप जो बच्चे कुछ दिन हैं, कुछ चुनिंदा चंद घंटे बचे हुए हैं आपकी एक तरीके से एग्जाम में, अगर आप उसमें सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो मैं कहूंगा साथियों पिछले आप 10 दिन की मेरी वीडियोस देख जाइएगा। क्या 10 दिन की साथियों मेरी अगर वीडियोस आप देख लेते हैं तो आपका हिंदी में, आपका रीजनिंग में, आपका मैथ पे हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। रही सही बात साथियों जीके की, तो जीके में आप अगर 18 से 20 क्वेश्चन कर देते हो तो ये बहुत अच्छी बात कहलाएगी, क्योंकि मैक्सिमम पोर्शन आप इसमें अटेम्प्ट कर लोगे, इसमें कर दोगे, इसमें कर दोगे, लेकिन इसमें 18-20 भी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना? तो पिछले 10 दिन की वीडियो साथियों जाके जरूर देख लेना इस वीडियो को देखने के बाद। उसके बाद देखिए चंदुबी महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो मैं कहूंगा असम में मनाया जाता है। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। प्रकाश के परिवर्तन के नियम है, तो प्रकाश के परिवर्तन की अगर बात करते हैं साथियों कितने नियम है मुझे बताइए। तो कितने नियम है साथियों? 2 नियम है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए नौका झक्कड़, क्या साथियों? नौका झक्कड़ उत्तर प्रदेश राज्य में कौन से समुदाय के द्वारा गाया जाने वाला एक लोकगीत है? तो मैं कहूंगा नाई समुदाय के द्वारा साथियों गाया जाने वाला एक लोकगीत है जिसका नाम है नौका झक्कड़। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि रामलला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह कहां पर हुआ? तो कहां पर हुआ था साथियों? अयोध्या में हुआ था। राइट आंसर आपका जाएगा सी के साथ। उसके बाद देखिए कि उस दूर संचार सेवा का नाम बताइए जिसे मास मीडिया नहीं माना जाता है। तो अगर बात करें साथियों मास मीडिया नहीं माना जाता है तो किसको नहीं माना जाता है मुझे बताइए। अखबार को माना जाता है बिल्कुल, टीवी को भी, रेडियो को भी, लेकिन मोबाइल फोन को नहीं माना जाता है। अब नहीं माना जाता है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी पर विद्यमान सभी तत्वों में से कौन सा सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो किसकी बात चल रही है साथियों? ऑक्सीजन की बात चल रही है। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों आपकी स्क्रीन पर देखिए और मुझे बताइए आपका सही जवाब यहां पर किस ऑप्शन के साथ जाएगा। चलिए यहां पर अगर बात करें कि किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में सभी गतिविधियां बाजार द्वारा आयोजित की जाती हैं, तो किसके द्वारा साथियों? मैं कहूंगा बाजार अर्थव्यवस्था के द्वारा क्या सभी गतिविधियां जो है ना वो बाजार किस बाजार के द्वारा आयोजित की जाती हैं? तो किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में? मैं कहूंगा बाजार अर्थव्यवस्था में सभी गतिविधियां बाजार द्वारा आयोजित की जाती हैं। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि भारत की संविधान सभा की पहली बैठक निम्नलिखित में से किस तारीख को आयोजित की गई थी? तो मैं कहूंगा 9 दिसंबर 1946 को साथियों आयोजित की गई थी। आंसर आपका ए के साथ जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य में कितने सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हैं मुझे बताइए। तो कितने हैं साथियों? 308 हैं, इसलिए राइट आंसर आपका जाएगा सी के साथ। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर देखिए और मुझे बताइए कि आपका सही जवाब क्या होगा। भारतीय रेलवे में एफडीआई की सीमा क्या है? तो भारतीय रेलवे में साथियों एफडीआई की सीमा जो है ना अगर सवाल पूछा जाए तो आपको 100% लगा देना है। क्या 100% लगा के आपको आगे बढ़ जाना है। एक जिले में आपराधिक मामलों के लिए सबसे उच्च न्यायालय कौन सा होता है? तो जो सत्र न्यायाधीश का न्यायालय होता है ये साथियों उच्च न्यायालय होता है। आंसर आप लोग ध्यान रखेंगे, आंसर आपका ए के साथ जाएगा। मेसोपोटामिया सभ्यता ठीक है ना किस नदियों के किनारे विकसित हुई? तो ये तो यूफ्रेट्स टाइग्रिस नदियों के किनारे विकसित हुई। ये सवाल आप लोग ध्यान रखेंगे, उसका जवाब आप लोग ध्यान रखेंगे।
उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध निम्न में से किससे है। तो ऑपरेशन फ्लड की अगर बात करते हैं इसका संबंध किससे है, श्वेत क्रांति से इसका संबंध है। निम्नलिखित में से किस अखबार ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन किया था। तो अगर बात करते हैं साथियों निम्नलिखित में से किस अखबार की बात चल रही है, पॉयनियर अखबार की बात चल रही है, इसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन किया था। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। उसके बाद देखिए मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान साथियों कितना होता है, 96.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, 97.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट या 99.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इस क्वेश्चन की अगर बात करें ये मैं आपको दे रहा हूं साथियों कमेंट सेक्शन में बताने के लिए, ठीक है ना। तो इस वीडियो को साथियों आप लोग क्या करेंगे, एक बार लाइक करेंगे और इस वीडियो को आप लोग क्या करेंगे, एक बार अपने 2-4 मित्रों के साथ शेयर करेंगे और अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को भी साथियों तुरंत आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। तो अगर यहां पर अगर बात करते हैं साथियों हम लोग, मैंने आपके लिए 2 पीडीएफ बनाई है, जैसा पेपर आ रहा है उसी के अकॉर्डिंग साथियों आपकी वो पीडीएफ है एक तरीके से। अगर उस पीडीएफ को आप देख लेते हैं, सरसरी निगाहों से देख लेते हैं एग्जाम में जाने से पहले तो 65 से 70% तक पेपर आपका वहीं से आ रहा है, ठीक है ना। तो ये आपको कौन सी पीडीएफ है, एक तो 2018 से लेकर 2024 का हल सहित आपको पेपर दिया जाएगा, सभी पेपर जो भी यूपी पुलिस कांस्टेबल के हो चुके हैं 2018 से 24 तक। उसके अलावा 10 प्रैक्टिस पेपर आपको दिए जा रहे हैं कि इनकी प्रैक्टिस करिए और एग्जाम हॉल में साथियों एक तरीके से आप एंट्री ले जाइए। मेरा मानना है कि उस 10 प्रैक्टिस पेपर में से लगभग आपका साथियों 70% पेपर आएगा। तो इन दोनों पीडीएफ को सरसरी निगाहों से देखकर चले जाएंगे एग्जाम हॉल में, आपकी जीत निश्चित है, पक्की आपकी जीत है। तो ये कैसे पीडीएफ ले सकते हैं, दोनों पीडीएफ सिर्फ 45 रुपए में आपको दी जा रही है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है व्हाट्सएप पर पीडीएफ प्राप्त करने का, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे। वहां पर आपको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा, उस क्यूआर कोड में साथियों 45 रुपए का आपको पेमेंट करना है और दोनों पीडीएफ आपको भेज दी जाएंगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और पिछले 10 दिन की क्लासेस आप लोग साथियों जरूर देख लीजिएगा वीडियोस वाले सेक्शन में जाकर। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।